कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे वेश अनेक हो, चाहे रंग अनेक हो। कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़े जाते, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं बाइबल पढ़ी जाती। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। आदिकाल से ही मनुष्यों ने गुफाओं को अपने निवास स्थान की तरह इस्तेमाल किया था। ये गुफाएं ही मनुष्य के सबसे प्राचीनतम निवास तौर पर जाने जाते हैं। गुफाओं के बाद मनुष्यों ने वृक्षों के झुरमुट और घास आदि के झोपड़े में रहना शुरू किया। वहीं चरवाहे चमड़े के खोल को बांस या लटों की मदद से ऊंचा करके डेरा बनाकर रहने लगे। फिर धीरे धीरे मनुष्यों ने अपने लिए स्थायी मकान, किला, मंदिर बनाने की कला का इजाद किया, जिसे वास्तुकला के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के हर देश ने अपने अनुरूप विभिन्न प्रकार की वास्तुकला का अभ्यास किया है, इसलिए लगभग सभी देश के वास्तु में हमें भिन्नता दिखाई पड़ती है। आज के इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के एपिसोड में हम आपको झारखंड की वास्तुकला से मुखातिब करवाएंगे, साथ ही इसकी बनावट पर भी नजर डालेंगे। वास्तुकला किसी स्थान पर भवन निर्माण कर मानव के वास योग्य बनाने की कला को कहते हैं। भवन निर्माण हेतु उपयुक्त स्थान, उसकी स्थिति, दिशा, सामग्री आदि का सूक्ष्म निरीक्षण वास्तुकला के मुख्य तत्व होते हैं। इन तत्वों के बदौलत भवन इंसान की सुविधा अनुसार मजबूत, खूबसूरत और आरामदेह बनते हैं। इनके अलावा भवन निर्माण के वक्त निर्माण सामग्री की उपलब्धता, मौसम, रीति रिवाज और सांस्कृतिक प्रभाव भी भवन के वास्तुकला के प्रमुख कारक होते हैं, क्योंकि इन कारकों की वजह से ही अलग अलग देश अथवा क्षेत्र के वास्तुकला में भिन्नता आती है। यही कारण है कि पूरे भारत की वास्तुकला दुनिया के दूसरे भागों के वास्तुकला से बिल्कुल भिन्न है। भारतीय वास्तुकला की विशेषता यहाँ की दीवारों पर उत्कृष्ट और प्रचुर अलंकरण के वजह से है, जो कि अपने विषय के गंभीर भाव को व्यक्त करते हैं। साथ ही भवन के बाहरी तथा भीतरी दीवार पर अलौकिक कृत्य, देवी देवता, युग पुराण, पौराणिक गाथाएं आदि को मूर्तिकला और चित्रकारी के माध्यम से अत्यंत रोचक कथाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी अलंकरण की झलक झारखंड के वास्तुकला में भी परस्पर देखने को मिलता है। वास्तुकला का अर्थ ही होता है वस्तु, यानी वह वस्तु जिससे निर्माण हो, और उस निर्माण के लिए हमें ईंटों के साथ साथ पत्थरों का, संगमरमर का, ईंटों का, छोटे छोटे कई चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। वास्तुकला वास्तव में इसकी शुरुआत हम लोग देखते हैं प्राचीन काल में यूनान से शुरू होता है, मिस्र से होता है, फराओं के शासनकाल से होता है, चीन से होता है, भारत के हड़प्पा मोहनजोदड़ो से होता है। वास्तुकला में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो मनुष्य रहते हैं, जो राजा होते हैं, जनता होते हैं, उनके द्वारा बनाया गया निर्मित जो ईंट पत्थरों से बनाए गए या मंदिर हो या इमारतें हो या फिर तालाब हो, जो ईंटों पत्थरों से बनाई गई एक आकृति हो, उसको हम लोग वास्तुकला कहते हैं। वास्तुकला के क्षेत्र में भारत की प्रमुख देन है कि हम लोग एक थोड़ा सा विषांतर होते हुए कि हम लोग देखते हैं माया सभ्यता यूरोप में थी। माया सभ्यता की आज भी खोज हो रही है और पता चलता है। ठीक उसी तरह से हम लोग जिस सभ्यता की बात करते हैं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता, ये भारतीय सभ्यता है जो गंगा और जमुना नदी के साथ साथ सिंधु और हड़प्पन सभ्यता के लिए जाना जाता है। हड़प्पा नदी के साथ, क्योंकि हड़प्पा जगह में खुदाई हुई है, इसलिए यह सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता कहा जाता है। झारखंड के मंदिरों में वास्तुकला के विकास के 3 चरण हैं, जिन्हें 3 व्यापक समूहों में विभाजित किया जा सकता है। नकारा,
बंगाल या हिंदू मुगल और स्वदेशी क्षैतिज स्तरीय प्रणाली। वहीं झारखंड में भवन निर्माण की दो अलग अलग शैलियां हैं, झोपड़ी और हवेली। रातू किले का वास्तुकिला झारखंड के हवेली शैली का एक जीता जागता प्रमाण है। रातू किला नागवंशी राजाओं का किला है, जिसे रातूगढ़ और लाल किला के नाम से भी जाना जाता है। यह किला रांची से डाल्टनगंज जाने वाली सड़क पर रांची से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले का निर्माण नागवंशी राजा उदय प्रताप नाथ शहदेव के द्वारा करवाया गया था। रातू किला का निर्माण कार्य साल 1899 में कोलकाता के ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स की देखरेख में शुरू किया गया था, जो कि 2 साल बाद 1901 में बनकर तैयार हो गया। ये किला 22 एकड़ में फैला हुआ है। 2 मंजिला इमारत है। इसमें लगभग 103 कमरे, रानी किला और एक राज दरबार है, जिनके अंदरूनी छत पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। रातू किले को ब्रिटेन की महारानी के महल बर्किंघम पैलेस की वास्तुकला के अनुरूप बनाया गया है। इस किले के चारों ओर ऊंची और मजबूत लाल दीवारें हैं। किले में प्रवेश करने के लिए 2 सुंदर और विशाल दरवाजे हैं, जिस पर सुंदर नक्काशी के साथ नागवंशियों के इष्ट देवता नाग और 2 शेर तथा हाथी की प्रतिमा बनाई गई है। वहीं महल लाल पत्थर के बने बड़े बड़े स्तंभ के सहारे खड़ा है। किले के निर्माण हेतु ईंटों को जोड़ने के लिए चूना, दाल और शीरा के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया है। खिड़कियों और दरवाजों से बेहतर हवा के लिए क्रॉस वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है। महल के बीचों बीच एक बैठकी तथा उद्यान है। हिंदू घर महल के अनुरूप किले में मां दुर्गा और भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। महल के ऊपरी भाग पर जगह जगह खूबसूरत नक्काशी के साथ कलश, सैनिक, शेर तथा नागवंशियों के इष्ट देवता नाग की प्रतिमा बनाई गई है, जो कि महल की भव्यता को दर्शाता है। आप लोग अभी रातू पैलेस में है। ये अंदर का पोर्शन है जहाँ महाराजा महारानी रहते थे, और युवराज साहब भी, लेट युवराज साहब भी यहीं रहते थे, इसी पोर्शन में। और ये मोर देन 100 years old पैलेस है। और दिस इज़ द 7th पैलेस ऑफ छोटनागपुर। पहले और कहीं कहीं था, इससे पहले पालकोट में था, उसके बाद ये वाला पैलेस बना है। और 100 years से भी ज़्यादा हो गया है ये पैलेस। और यहाँ अंग्रेज मैनेजर थे, अंग्रेज लोग, मिस्टर पेपी, उन लोग का 3 जनरेशन यहाँ था। वास्तुकला के क्षेत्र में रांची, जो प्राचीन कालीन नागवंशियों की राजधानी थी, रातूगढ़ की स्थापत्य कला अपने आप में अद्वितीय है। इसका कारण है कि यह 3 तरह के शैलियों से मिश्रित निर्मित है। पहला है ईरानी शैली, दूसरा है ग्वालियर शैली, तीसरा है नागवंशी शैली। किले के निर्माण अलग अलग तरह से कई वर्षों के लगातार प्रयास से बना। सबसे पहले इनकी राजधानी अलग अलग स्थानों से परिवर्तन होते हुए पालकोट से रातू आया। फलस्वरूप अंग्रेज़ों के सहयोगी होने के कारण नागवंशियों को विशेष रातू महाराज पर विशेष कृपा थी, जिसके कारण किसी तरह की बनावट में कोई रुकावट नहीं आई। यह जो कला है वह लाल पत्थरों से बना हुआ यह किला लगभग कई वर्षों के लगातार अलग अलग देश के कारीगरों एवं विदेश से आए हुए कारीगरों के द्वारा बनाया गया है। जिस ईरानी शैली और ग्वालियर शैली के सम्मिश्रण से है, इसका निर्माण लाल पत्थर के साथ साथ गोरा सीमेंट उस समय नहीं होती थी, जो मूल्य रूप से मध्यकालीन जो वास्तुकला था उसी से सम्मिश्रित इसमें जो पत्थरों के बीच जोड़ाई का काम किया गया था वह है। सुर्खी चूना के साथ अन्य जैसे बेल का, उड़द का दाल का
इस तरह से मिला के बनाया गया था। फलस्वरूप प्राचीन 12वीं शताब्दी के बाद से जो वास्तुकला के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ वह मुगलों के आने के बाद यह परिवर्तित होते गया। फलस्वरूप नई नई रूप में, जबकि यह किला अन्य किलों की तरह नहीं है, फिर भी उस समय का यह श्रेष्ठ किला इस पूर्वी क्षेत्र का था, जिसमें सबसे परकोठे, चारों तरफ निकासी का दरवाज़ा, राजा और उनके दरबारियों के लिए अलग से दरबार हॉल, स्थापत्य कला के क्षेत्र में जिस तरह से हम लोग लाल किले को देखते हैं, उसके बाद चूँकि इसका निर्माण हुआ है, इसलिए यह थोड़ा सा उस ईरानी शैली का भी सम्मिश्रण है। रातू किले के अलावा दोयसागढ़ स्थित नौरत्नगढ़ भी झारखंड की वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। नागवंशी राजा समय समय पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपनी राजधानी बदलते रहते थे। उसी क्रम में नौरत्नगढ़ किले का निर्माण भी नागवंशी राजाओं के द्वारा करवाया गया था। आज ये किला बहुत हद तक जर्जर हो चुका है, लेकिन इसके अवशेष बताते हैं कि ये अपने समय में कितना भव्य और सुंदर रहा होगा। नौरत्नगढ़ किला नागवंशी राजवंश के विभिन्न किलों में से एक है। यह गुमला जिले के सिसे ब्लॉक में स्थित है। किले का निर्माण राजा दुर्जनसाल ने सन 1636 से सन 1639 के बीच करवाया था। ये किला 5 मंजिला इमारत है, जिसके चारों ओर सैनिकों के गुप्त भवन बने हुए हैं। मुख्य किले के बगल में रानी के लिए एक अलग किला है। नौरत्नगढ़ किले की दीवारें काफी चौड़ी हैं। यहाँ सभी दीवारें लगभग 33 इंच मोटी हैं। इन दीवारों पर बड़े ही सुंदरता के साथ घोड़ा और शेर जैसे पशुओं के चित्र उकेरे गए थे, जिसके अवशेष आज भी किसी दीवार और स्तंभ पर देखने को मिल जाते हैं। किले से सटा एक विशाल तालाब बना हुआ है। किले के आसपास कई मंदिर भी बने हुए हैं। नौगढ़ किले के दीवारों पर नागवंशियों के दूसरे किले की तरह इनके इष्ट देवता नाग के चित्र बने हुए हैं। इसके अलावा इस किले में कचहरी घर, रानी लुकाई, मुख्य प्रवेश द्वार आदि का भी निर्माण कराया गया था, जिसके अवशेष आज भी नौरत्नगढ़ में मिलते हैं। नागवंशियों की राजधानी समय समय पर परिवर्तित होती गई। अलग अलग ग्रंथों से अलग अलग इसकी पुष्टि होती है। खुखरा के बाद जब दुर्जनसाल पर आक्रमण किया गया था, तो सुरक्षित स्थान की खोज करते हुए एक नई स्थान, चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ स्थान, जिसको हम डोईसागढ़ या नगरगढ़ कहते हैं, वह 2 नाम है। डोईसागढ़ वास्तव में यह मुगल कालीन नाम है और उसका आधुनिक नाम नगर है। डोईसागढ़ का निर्माण दुर्जनसाल के द्वारा कराया गया था। यह स्पष्ट है कि नागवंशियों की जो खुखरागढ़ से जो कैद करके इब्राहिम खान ले गया था, नूरजहाँ का भाई, उसके बाद उसको ग्वालियर जेल ले जाया गया था। ग्वालियर जेल से आने के बाद चूँकि हीरा पहचान करने के क्रम में उन्हें यह सुविधा मिली थी कि आप हैं सो अपने साथ जो मांगे वो मिलेगा, तो उन्होंने जितने ग्वालियर जेल में बंद थे सबको छुड़ाने का रिक्वेस्ट किया। फलस्वरूप सभी छूट गए और वे लोग फिर साथ में दुर्जनसाल के साथ यहाँ आए खुखरागढ़। उसके बाद वे लोग नयागढ़ डोईसागढ़ बनाए। इसलिए हम लोग देखते हैं कि डोईसागढ़ जो बना है वह पूर्ण रूप से ग्वालियर शैली का स्पष्ट उदाहरण है। ग्वालियर शैली जिस तरह से बनाया गया है, ग्वालियर का किला ठीक डोईसागढ़ भी उसी तर्ज पर बनाया गया था। संभवतः मिट्टी ही सबसे पुरानी वस्तु है जिसका उपयोग मनुष्य घर बनाने के लिए करता है। आज झारखंड में लगभग हर तरफ पक्के मकान देखने को मिल जाते हैं, लेकिन पौराणिक काल की तरह अभी भी खासकर ग्रामीण इलाकों में बहुत से जनसाधारण कच्चे मकान में ही रहते हैं, जो कि प्रायः मिट्टी के बने होते हैं। झारखंड में ज्यादातर आम जनता कच्चे मकान में रहती हैं। आज के युग में कई लोगों ने अपने लिए पक्के और आलीशान मकान बनवाए हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में अधिकतर जनता कच्चे मकान में ही रहती है। ये कच्चे मकान प्रायः मिट्टी के बने हुए होते हैं। इन कच्चे मकानों की रचना में आमतौर पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, किंतु कई स्थानों पर मिट्टी में दृढ़ता एवं सुगठियता लाने के लिए रेत भी मिला दिया जाता है।
वही मकान की छत फुस या फिर टाली से बनाई जाती है। झारखंड में आमतौर पर एक औसत कच्चा मकान लगभग 5 से 6 मीटर लंबा और 3 से 4 मीटर चौड़ा होता है, जबकि बड़े कच्चे मकान लंबाई में 12 से 14 मीटर और चौड़ाई में 8 से 9 मीटर तक फैले होते हैं, जिनमें छोटे बड़े खिड़की भी बने होते हैं। वहीं मकान के अंदर लोग अपने उपयोग के अनुसार कमरे, रसोई, पूजा घर, भंडार आदि का निर्माण करते हैं। इन मकानों को मिट्टी, बांस या टहनियों से बने बाड़ से घेर दिया जाता है, जो कि आंगन का निर्माण करते हुए घर के चार दीवार का काम करता है। घर के प्रांगण में एक कुआं भी होता है, जो पीने, नहाने, धोने और खाना पकाने के लिए पानी के स्रोत के रूप में कार्य करता है। अक्सर बाहरी चार दीवार पर केवल मुख्य द्वार ही होता है, लेकिन कुछ घरों में इन चार दीवारों पर खिड़कियां भी होती हैं। ऐसे घर आकार में छोटे होते हैं। या प्राचीन काल में यहाँ की आवास की जो व्यवस्था थी वह खप्पर पड़ोस की व्यवस्था थी। खप्पर पड़ोस ही नहीं, जब हम जंगल में जाते हैं जिसको आज भी पाही कहा जाता है, वहाँ पहले फूस की घर बनाई जाती है। फूस के घर बनाने के लिए वहाँ साधारण से लकड़ी काट के फूस डाल दिया जाता है और वहाँ एक परिवार रहता है जंगल में। धीरे धीरे वह जंगल में कई लोग आके बस जाते हैं और फूस का घर का एक टोला बन जाता है और फूस का घर ही धीरे धीरे खपड़ा घर बनता है। फूस के घर में रहने के लिए कोई विशेष ज़रूरत नहीं था, लेकिन जो सजावट होती है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण था। फूल आंगन में, वृक्ष आंगन में, साथ साथ छोटे छोटे घास के टुकड़े चारों तरफ से। जो फूस का घर है, एक तरफ फूस के बाहर खाना पकाने का स्थान, फूस के घर के दक्षिण भाग में बहुत अच्छा कुआं की व्यवस्था, फिर पूरा भाग में फर्स्ट क्लास आंगन बनाया जाता था, जिसे गोबर से लेप करके उसको रहने की व्यवस्था की जाती ताकि ठंडा लगे और शुद्ध रहे। किले और कच्चे मकानों के अलावा झारखंड में पुरातन काल से ही मंदिरों का अभूतपूर्व निर्माण हुआ है। इन मंदिरों की वास्तुकला सच में अतुल्य है। मलूटी इन्हीं मंदिरों में से एक है, जो कि 300 से अधिक वर्षों से समृद्ध मंदिर वास्तुकला की गवाही दे रहा है। मलूटी झारखंड का एक छोटा सा गांव है, जो कि दुमका जिले में स्थित है। ये गांव पश्चिम बंगाल के सीमा के करीब है, जिसके कारण यहाँ की वास्तुकला पारंपरिक बंगाली झोपड़ियों से प्रेरित है। इन मंदिरों में घुमावदार किनारे के साथ ढलान वाली छतें हैं। वहीं टेराकोटा कला का प्रभाव भी हर मंदिर में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन मंदिरों के निर्माण में ढली हुई ईंटों का उपयोग करते हुए 17वीं शताब्दी की चिनाई तकनीक का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है। मलूटी में कभी 108 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन समय की मार और रख रखाव में कमी के कारण आज यहाँ केवल 72 मंदिर ही शेष हैं। मलूटी के बचे हुए मंदिर के अग्रभाग और दीवारों पर पौराणिक दृश्यों की जटिल टेराकोटा नक्काशी इसे भारत के विरासत मानचित्र पर गर्व के साथ दर्शाती है। तो मलूटी मंदिर में इसकी जो नक्काशी है, इसकी जो बनावट है, बंगाल के मंदिरों के अनुरूप बना हुआ है। यह पाल वंश के शासनकाल में बना था। पाल वंश में का शासन बंगाल से लेकर हम लोग झारखंड के क्षेत्र में भी पाते हैं। तो वह क्षेत्र था जहाँ मलूटी है। मलूटी में मंदिरों का एक श्रृंखला है। वह मंदिर अलग अलग क्रम संख्या में 9 की संख्या में, 11 की संख्या में अलग अलग है। आज भी है और कुछ 10 भी गए, कुछ सुरक्षित भी रखे गए हैं। तो मलूटी का मंदिर की विशेषता है, वह भी पत्थर से बनी हुई है, ईंटों से बनी हुई है। और यह सिर्फ जो हम लोग कलकत्ता के जो कालीबाड़ी का मंदिर है, छोटा छोटा मंदिर है, ठीक उस मंदिर की आकृति में भी यह बनी हुई है। मलूटी की तरह ही झारखंड का सूर्य मंदिर भी अपने सुंदर और विशाल वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह मंदिर कोणार्क के सूर्य मंदिर की तरह ही रथ पर विराजमान है। कहते हैं जो लोग कोणार्क के सूर्य मंदिर नहीं जा पाते, वो यहाँ आकर दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सूर्य मंदिर रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर रांची टाटा मार्ग पर बुंडू के पास स्थित है, जो कि सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण
सन 1989 में हुआ था, लेकिन इसमें भगवान सूर्य की प्रतिमा को सन 1994 में स्थापित किया गया था। मंदिर का निर्माण विशिष्ट सूर्य मंदिर वास्तुकला में किया गया है। मंदिर को एक रथ के रूप में बनाया गया है, जिसमें कुल 18 पहिए हैं, जो कि रथ के दोनों तरफ 9-9 की बराबर संख्या में विभाजित हैं। इसके साथ ही रथ को खींचने के लिए आगे 9 घोड़े बनाए गए हैं, जो देखने में कई बार सजीव प्रतीत होते हैं। मंदिर परिसर में सूर्य भगवान के अतिरिक्त कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी स्थापित हैं। वहीं मंदिर की खिड़कियों पर सूर्य के आकार की कटाई की गई, जिससे दिन के समय खिड़कियों पर भगवान सूर्य का स्वरूप दिखाई देता है। कहा जाता है कि जो ओडिशा के कोणार्क मंदिर नहीं जा पाते हैं, वो भगवान सूर्य के आशीर्वाद हेतु इस मंदिर में दर्शन के लिए जरूर आते हैं। सूर्य मंदिर का अर्थ ही होता है घोड़ों के साथ सवार। जिस तरह से हम लोग छठ में इसका प्रयोग करते हैं, और जो बिहार के इलाके में है सूर्य मंदिर बहुत कम क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन विशेषकर बुंडू के क्षेत्र में सूर्य की पूजा प्राचीन काल से होती आ रही है, और सूर्य मंदिर भी है। तो यह सूर्य मंदिर जो हम बुंडू पहाड़ के ऊपर है, जो 7 घोड़े से रथा हुआ है, यह हाल की एक कलाकृति है और लेटेस्ट आधुनिक कलाकृति है। मतलब हम लोग 20वीं शताब्दी की कलाकृति है, जो बड़ा भव्य तरीके से आधुनिक मशीनरी का प्रयोग किया गया है, जिसमें ईंटा, पत्थर, रड का प्रयोग करके बनाया गया है। मालूटी और सूर्य मंदिर के अलावा झारखंड की राजधानी में एक और अनूठा मंदिर है, जो कि कलिंग शैली की वास्तुकला का एक बेमिसाल नमूना है। ये मंदिर कोई और नहीं बल्कि रांची का जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर रांची शहर से 10 किलोमीटर दूर 250 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण 1691 में बड़कागढ़ के नागवंशी राजा ठाकुर एनीनाथ शहदेव के द्वारा किया गया था। इस मंदिर का निर्माण पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर के कलिंग शैली की वास्तुकला के अनुसार किया गया है। हालांकि यह मंदिर आकार में पुरी के जगन्नाथ मंदिर से तुलनात्मक रूप में छोटा है, लेकिन अपनी जटिल नक्काशी के कारण यह मंदिर बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। मंदिर के निचले भाग को कमल का स्वरूप दिया गया है, जिसमें जगह जगह पर हाथी, घोड़ा, मोर, सुदर्शन चक्र के साथ साथ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति को मंदिर के दीवार अथवा द्वार पर बनाया गया है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए हर दिशा में द्वार बने हुए हैं, जबकि मंदिर का मुख्य द्वार विशाल और नक्काशी युक्त है, जिसके आगे 2 शेर की प्रतिमा बनाई गई है। वहीं मंदिर के अंदरूनी हिस्से को एक किले का स्वरूप दिया गया है, जिसमें एक लंबा गर्भगृह भी है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा की जाती है। ये प्रतिमा नीम के लकड़ी से बनी हुई है। इसके अलावा मंदिर परिसर में वामन देव मंदिर, वाराह देव मंदिर, विष्णु पाटुका मंदिर और गणेश मंदिर भी स्थित है, जबकि गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ के सामने गरुड़ की मूर्ति विराजमान है। जगन्नाथपुर का मंदिर यह भी नागवंशी राजाओं द्वारा बनाया गया है। इसका निर्माण भी जब नगर में जब किला बना था उसी काल में बनाया गया था। 7 भाई थे नागवंशियों में, और 7 भाई में एक भाई जो जगन्नाथ सहदेव थे, उनके शासनकाल में बना था। यह मंदिर ठीक उसी समय बना है जब चुटिया का मंदिर बना था। तो दोनों की जो मिशनरीज है और दोनों में जो वस्तुओं का प्रयोग किया गया है लगभग एक है। यह मंदिर हमको लगता है कि एक मंदिर सिर्फ जो मुख्य मंदिर है वह बना था, बाद में अन्य मंदिर बनाया गया था, लेकिन मुख्य मंदिर यहाँ पर जगन्नाथपुर का मंदिर की जो कृति है वह हम लोग उड़ीसा के जगन्नाथपुर के मंदिर के अनुकरण झलक मिलती है, और पहाड़ पर बनाया गया है।
झारखंड में धनी वास्तुकला से परिपूर्ण ढेर सारे मंदिर और किले हैं, जो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विख्यात हैं। देवघर का बाबा बैजनाथ धाम मंदिर हो या फिर हजारीबाग का पद्मा किला, दुनिया के कोने कोने में लोग इनके बारे में जानते हैं और इनको सामने से देखने और महसूस करने की इच्छा भी रखते हैं। नमस्कार।